हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जेंडर स्टडीज के सेकंड चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन है। इसकी जो मेन हेडिंग है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। आज हम इसको डील करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम इस चीज को समझ गए कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर क्या है तो ये पूरे का पूरा चैप्टर हमारे लिए बहुत इजी और कॉम्प्रिहेंसिबल हो सकता है। क्योंकि इसमें जो मेन जो चीज जो इसमें समझाई गई है वो ये कि सोशल कंस्ट्रक्शन क्या है। जब कोई जेंडर सोशली कंस्ट्रक्ट होता है तो फिर वो कैसे डेवलप होता है, फिर उसमें थ्योरीज कैसे काम कर रही है, सारा कुछ। तो उन सब चीजों को समझने के लिए इस चीज का समझना बहुत जरूरी है कि बेसिकली सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर क्या है। तो आइए देखते हैं कि ये सिलेबस के किस एरिया में है। तो ये सिलेबस के सेकंड चैप्टर का मेन हेडिंग है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। तो आज हम इसी को देखेंगे। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर बेसिकली क्या है। सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म जो है वो एक थ्योरी है जेंडर स्टडीज की, जो कि डील करती है जेंडर बेस्ड रोल्स के साथ और एंड्रोसेंट्रिक मेंटल पैराडाइम ऑफ सोसाइटी के साथ। According to the theory, men and women are naturally equal. However, the roles which are assigned to men in society are constructed on the basis of social and cultural norms or values of the society. ये कहता है कि जो मेल और फीमेल है वो बेसिकली इक्वल है, लेकिन उनको जो रोल दिए गए हैं वो जो सोसाइटी में वो रोल प्ले कर रहे हैं उनकी बेस पे उनको सोसाइटी जो है वो डिफरेंशिएट करती है। मेल डोमिनेंट सोसाइटी एंड वुमेन सबऑर्डिनेशन बिफोर मैन आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटल नॉर्म एंड वैल्यूज। तो सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यू के तहत बाय प्रोडक्ट जो मेल है वो डोमिनेंट है एज कंपेयर टू फीमेल के, और वुमेन जो है वो सबऑर्डिनेशन पोजीशन पे होती हैं। जेंडर इज अ सोशल फिनोमेना दैट हैज नथिंग टू डू विद सेक्स। जेंडर का सेक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सेक्स एक नेचुरल चीज है, जबकि जेंडर जो है वो सोशल है और कल्चरल प्रोडक्ट है। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर स्टिपुलेट्स दैट जेंडर रोल्स आर एन अचीव्ड स्टेटस इन अ सोशल एनवायरनमेंट which implicitly and explicitly categorize people and therefore motivate social behaviors। जो social construct है जेंडर का वो स्टिपुलेट करता है जेंडर रोल्स को। जेंडर रोल्स क्या है बेसिकली फ्रेंड्स, वो एक अचीव्ड स्टेटस होते हैं जो आप सोशल एनवायरनमेंट में हासिल करते हो, जो कि इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली कैटेगराइज करते हैं फिर पीपल लोगों को, और इसलिए जो है वो मोटिवेट होते हैं कि वो उस तरह के बिहेवियर को जो है अपनाएं। अब हम चूंकि ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है और इंट्रोडक्शन के हिसाब से ही हम इसको पढ़ रहे हैं ताकि हम इसमें जो है वो क्लियरिटी ले सकें, तो इसलिए मैंने जो है वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि इसमें यूज होते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर में, तो उनको मैंने यहाँ पे डील किया है। तो सबसे पहले है स्टेटस। लेकिन जो स्टेटस होता है ना विद इन द डोमेन ऑफ psychoanalytical and radical feminism, status bears additional significance as mechanism of arbitrary power। arbitrary power का मतलब ये होता है कि एक मेल को जो पावर मिलती है उसकी जेंडर की बेस पे, तो उसको आर्बिट्रेरी पावर कहते हैं। यानी कि एक बड़े लेवल पे जिसको एक इख्तियारात होते हैं डोमिनेट करने के, और जो है ना अपना पैट्रियार्कल सोसाइटी में जिस तरह मेल डोमिनेट होता है, तो वो बेसिकली आर्बिट्रेरी पावर होती है उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है। वो किसी भी चीज को रिजेक्ट कर सकता है चाहे वो सही है या गलत है। तो इस लिहाज से तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो है स्टेटस। तो स्टेटस का मतलब है ये एक एडिशनल सिग्निफिकेंस रखता है, ठीक है, तो आर्बिट्रेरी पावर में। उसके बाद सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म। सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि ये एक थ्योरी है। सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म इज अ थ्योरी ऑफ नॉलेज विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रियलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन सेंसेस एंड कॉग्निशन। बेसिकली ये रिलेशनशिप डिस्क्राइब करती है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रियलिटी की
or the capacity of human sense cognition की. Specifically, it asserts that reality exists as the summation of social perceptions and expressions, and that the reality which is perceived is the only reality worth considering. This is accompanied by corollary that any perceived reality is valid, that reality is subject to manipulation via control over social perceptions and expressions. Social constructionism rejects the notion that empirical facts can be known about reality, whereas objectivism is defined by it. तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म सारे एम्पेरिकल फैक्ट्स जो कि रियलिटी के बारे में है उनको मतलब जो रियलिटी समझे जाते हैं जो नोशंस, तो उनको ये रिजेक्ट करता है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म. और जो ऑब्जेक्टिविज्म है वो इस सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म उसको डिफाइन करता है. अब तीन जो राइटर हैं एस्लो, फिट्जिमन्स और लेनन also note that the constructionist accounts of gender creation can be divided into two main streams. यानी कि जो जेंडर क्रिएशन है वो दो मेन स्ट्रीम में इन तीन राइटर्स के तहत डिवाइड की गई है. तीन ऐसे थ्योरिस्ट जिन्होंने जेंडर क्रिएशन को दो मेन स्ट्रीम में डिवाइड किया है. तो पहली है मटीरियलिस्ट थ्योरीज, दूसरी है डिस्कर्सिव थ्योरीज. अब जो मटीरियलिस्ट थ्योरी है वो अंडरलाइन करती है द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परपिचुएटिंग सर्टेन जेंडर रोल्स. दूसरे नंबर पे है डिस्कर्सिव थ्योरीज. डिस्कर्सिव थ्योरी क्या करती हैं, स्ट्रेस देती हैं द क्रिएशन थ्रू लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ मीनिंग्स दैट आर एसोसिएटेड विद जेंडर. तो डिस्कर्सिव थ्योरी बेसिकली क्रिएशन पे जोर देती है, किसके जरिए, लैंग्वेज के जरिए, कल्चर के जरिए, और उनकी जो मीनिंग्स जो कि उस जेंडर के साथ मिली हुई होती हैं उस बेस पर जो है ना उसकी क्रिएशन पे स्ट्रेस दिया जाता है. जबकि मटेरियलिस्ट थ्योरी क्या करती है, वो अंडरलाइन करती है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि सोशल एनवायरनमेंट का एक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है और वो जो और उस स्ट्रक्चर में उस जेंडर को कोई रोल परफॉर्म करने के लिए दिया जाए तो उसको मटेरियलिस्टिक थ्योरी डील करती है. जबकि अगर लैंग्वेज के जरिए, कल्चर के जरिए और अपना जो है मीनिंग्स दैट आर एसोसिएटेड विद जेंडर के जरिए अगर किसी को डील करता है, क्रिएशन ऑफ जेंडर बताता है, तो उसको डिस्कर्सिव थ्योरीज कहते हैं. ये जो तीनों राइटर हैं आर्ग्यू करते हैं कि बोथ द मटेरियलिस्ट एंड डिस्कर्सिव थ्योरीज ऑफ social construction of gender can be either essentialist or non-essentialist. This means that some of these theories assume a clear biological division between women and men. इसका मतलब ये है कि कुछ थ्योरीज इनमें से ऐसी भी हैं जो कि क्लियर डिवीजन देती हैं बायोलॉजी की बिटवीन men and women, considering the social creation of masculinity and femininity. तो इसकी क्रिएशन ऑफ मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी उसमें होती है, while others contest the assumption of the biological division between the sexes as independent of social construction. तो ये जो है उसका जेंडर कंस्ट्रक्शन, फिर हमने उसकी क्रिएशन की थ्योरीज पढ़ी, ये डिस्कर्सिव और मटेरियलिस्ट थ्योरीज. तो अब हम देखते हैं जेंडर के बारे में. जेंडर भी एक कॉन्सेप्ट के तौर पे यूज होता है. जेंडर इज यूज्ड एज अ मींस ऑफ describing the distinction between the biological sex and socialized aspects of femininity and masculinity. According to West and Zimmerman, gender is not a personal trait. It is an agreement feature of social situations, both as an outcome of and a rationale for various social arrangements, and as a means of legitimating one of the most fundamental divisions of society. As a social construct, gender जो है वो कंसीडर किया जाता है as a achieved status by feminist theories, typically, though not exclusive, one which is achieved by very early in childhood. ये जो है बेसिकली बचपन में ही बंदे को मिल जाता है कि उसका जेंडर कौन सा है. Gender can be understood as external to the individual. जेंडर एज जो है ना एक्सटर्नल भी अंडरस्टूड किया जा सकता है, consisting of a series of ongoing judgments and evaluation by others as well as of others.
तो एवेल्युएशन की बेस पे जो है ना एक बंदे का जेंडर जो है वो सेट किया जाता है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है जेंडर स्ट्रक्चर में, वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर में जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स वो रोल होते हैं जो एक इंसान को बताए जाते हैं कि आपने अपने जेंडर की बेस पे ये रोल प्ले करने हैं। जिस तरह केयरिंग, नर्चरिंग और नर्सिंग का काम फीमेल्स को दिया जाता है, उसके अलावा वो काम यानी कि जिसमें पावर चाहिए, जैसे कि लेबर फोर्स होती है, या उसके अलावा ऐसी जहां पर जो है स्ट्रेंथ की जरूरत है, तो वहां पर जो है फिर उनको भेजा जाता है मेल्स को। तो जिस तरह अर्निंग और उसके बाद फाइटिंग वगैरह, उसके बाद बॉर्डर्स पे जो प्रोटेक्शंस हैं, ये सारा कुछ जो है रोल मेल्स को दिया जाता है। तो ये जेंडर रोल्स है। तो ये रोल उनको उनकी सेक्स की बुनियाद पे दिया जाता है। तो वो जिस सेक्स से वो ताल्लुक रखते हैं उनकी बुनियाद पर उनको दिया जाता है। तो उसके बाद आता है जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी भी फ्रेंड्स इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप जेंडर स्टडीज में इसको बार बार पढ़ेंगे। जेंडर आइडेंटिटी का मतलब ये है कि एक शख्स खुद को किस तरह आइडेंटिफाई करता है। वो खुद को मेल आइडेंटिफाई करता है, वो खुद को फीमेल आइडेंटिफाई करता है, तो उसको जेंडर आइडेंटिटी कहते हैं। जो इन दोनों में लाई नहीं करता फिर उसको क्वेयर आइडेंटिटी कहते हैं। तो इस तरह जो है ना अपने आप को जिस आप पैराडाइम में देखते हैं, जिस तरह आप खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको यहाँ पर जेंडर आइडेंटिटी कहते हैं। उसके बाद सेक्सुअलिटी एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो डायमंड एंड बटरवर्थ आर्ग्यू दैट जेंडर आइडेंटिटी एंड सेक्सुअल आइडेंटिटी आर फ्लूइड एंड डू नॉट ऑलवेज फॉल इनटू टू एसेंशियलिस्ट कैटेगरीज। यानी कि मैन और वुमेन तक ये महदूद नहीं है, या फिर गे तक या स्ट्रेट उन तक महदूद नहीं है। They come to this conclusion via interviewing women that fall into a sexual minority group over the course of 10 years. अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट बताया गया है। डायमंड एंड बटरवर्थ ने जो है ना ये जो कॉन्सेप्ट दिया था सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन का, ये बेसिकली उन्होंने एक औरत के साथ इंटरव्यू करने के बाद किया था। वो जो औरत थी उसने अपना जेंडर चेंज किया था। तो उसके साथ जब उन्होंने इंटरव्यू लिया तब उन्होंने जो है इन चीजों को बयान किया, सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन को। उसमें क्या था कि वन वुमन हैड अ रिलेटिवली नॉर्मल अर्ली चाइल्डहुड बट अराउंड एडोलसेंस questioned her sexuality and remained stable in her gender and sexual identity until she started working with men and assumed a masculine stance and started to question her gender identity. When she became he began to find men attractive and gradually identified as a homosexual man. अब उसने क्या किया कि औरत ने जो है अपना जेंडर जो है वो चेंज किया। जब उसने अपना जेंडर चेंज किया, शी से वो ही बन गई, तो फिर ही बनने के बाद फिर वो मेल्स में अट्रैक्ट होने लगी, मेल्स की तरफ, तो फिर वो होमोसेक्सुअल बन गई। तो द परसेप्शन ऑफ सेक्सुअलिटी बाय अदर इज एन एक्सटेंशन ऑफ अदर्स। तो जो परसेप्शन ऑफ सेक्सुअलिटी है दूसरों का, एक एक्सटेंशन है बेसिकली अदर्स परसेप्शन ऑफ वंस जेंडर। Heterosexuality is assumed for those individuals who appear to act appropriately masculine or appropriately feminine. If one wants to be perceived as a lesbian, one must first be perceived as a woman. यानी कि अगर कोई लेस्बियन खुद को जो है वो कंसीडर कराना चाहता है या चाहती है, तो फिर सबसे पहले उसे जो है उसकी कैटेगरी में शामिल होना पड़ेगा। सबसे पहले उसे एक वुमेन बनना पड़ेगा। If one wants to be seen as a gay man, one has to be seen as a man. उसे फिर मर्द की तरह होना पड़ेगा। Intersection of gender identity with other identities. Gender is constructed for an individual based on the gender interactions that the individuals has with others, as well as the other identities or roles they may hold. Gender, race, class and other oppressions are all potential
omni relevant categories. Basically ये जो है omni relevant categories हैं, though they are not all identically salient in every kind of social relationship, where inequality is present. तो इसमें क्या है कि जेंडर, रेस, क्लास और दूसरे जो ऑपरेशंस हैं वो तमाम जो है पोटेंशियल ओमनी रेलेवेंट कैटेगरीज हैं, दो दे आर नॉट आइडेंटिकली सैलिएंट, हालांकि वो आइडेंटिकली सैलिएंट नुमाया नहीं है हर इन एवरी काइंड ऑफ सोशल रिलेशनशिप वेयर इनइक्वालिटी इज प्रेजेंट। उसके बाद है जेंडर अकम्प्लिशमेंट। अब ये एक अलग से कॉन्सेप्ट है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर में। तो इसमें कहता है कि जेंडर अकॉर्डिंग टू वेस्ट एंड जिमरमैन is not simply what one is but what one does. According to the West and Zimmerman के जेंडर वो नहीं है जो कि one is but what one does, बल्कि एक करता क्या है। It is actively produced within socially interactions. Gender is an accomplishment, the activity of managing situated conduct in light of normative conceptions of attitudes and activities appropriate for one's sex categories. तो gender is an accomplishment. ये gender is an accomplishment क्या है? The activity of managing situated conduct in light of normative conceptions of attitude. यानी कि आप वो चीज कंडक्ट करते हो जो नॉर्मेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ एटीट्यूड में होता है, एंड एक्टिविटीज अप्रोप्रिएट फॉर वंस सेक्स कैटेगरीज। अब अगर मैं इसकी मिसाल दूं तो वो ये कि जेंडर अकम्प्लिशमेंट में किस तरह होता है कि एक अगर फीमेल है और वो फिर माँ बनती है तो उसने क्या किया, उसने बेसिकली अकम्प्लिशमेंट किया जेंडर को। People do not have to be in mixed gender groups at all for the performance of gender to occur. The production of gender occurs with others and is even performed alone in the imagined presence of others. अब इसमें theory doing gender is not just about conforming to stereotypical gender roles. It is active engagement in any behavior that is gendered or behavior that may be evaluated. Accountability. अब अगला इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर का। तो इसमें कहता है कि अकाउंटेबिलिटी कैन अप्लाई टू बिहेवियर्स दैट डू कन्फर्म टू cultural conceptions as well as those behaviors that deviate. It is the possibility of being held accountable that is important in social constructionism. यानी कि आप उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जिसके लिए जो आपकी सोशल कंस्ट्रक्शन में आपके लिए बेहतर माना जा रहा है, या जिस सोशल कंस्ट्रक्शन में आप रह रहे हो उसमें जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके लिए आपको अकाउंटेबल माना जाता है। For example, Stobbe examined the rationale that people gave for why there were small number of women in the auto industry. जो auto industry है उसमें औरतों की तादाद कम क्यों है? Men cited the idea that such dirty work was unsuitable for women and women were unable to train because of family duties. तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। वो एक्सपेरिमेंट स्टॉबे ने किया था एक ऑटो इंडस्ट्री में। उसने देखा कि यहाँ पर वुमेन जो है वो बहुत कम है, यानी कि वुमेन ना होने के बराबर है। तो उसने कहा कि यहाँ पर वुमेन क्यों बराबर है। जब उसने वहां के मैन से पूछा तो उन्होंने बताया कि जो औरतों की जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उस हिसाब से वो यहाँ पर काम नहीं कर सकती। तो फिर क्या हुआ कि स्टेबो ने आर्ग्यू दिया कि द मेल वर्कर्स क्रिएटेड अ मैकिज्मो मस्कुलिनिटी टू डिस्टिंग्विश देमसेल्फ फ्रॉम वुमेन हु माइट हैव बीन क्वालिफाइड टू वर्क इन द ऑटो शॉप। तो इसमें क्या हुआ कि बेसिकली मर्दों ने ना एक डोमिनेंसी शो की हुई, अपनी मर्दाना ताकत वहां पर दिखा करके ना तो खुद को डोमिनेट साबित कर रहे हैं वहां पर। वुमेन हु डू नॉट वर्क इन मेल डोमिनेटेड professions have to carefully maintain and simultaneously balance their femininity and professional credibility.
तो women who do not work in male dominated professions have to carefully maintain and simultaneously balance their femininity and professional credibility. तो फिर credibility, फिर जो औरतें इस तरह की जगहों पे काम नहीं करती तो वो किस चीज के लिए अकाउंटेबल है? वो अपनी फेमिनिटी के लिए अकाउंटेबल है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जेंडर स्टडीज, इसके जो सोशल कंस्ट्रक्शन है उसमें अकाउंटेबल भी एक सोशल कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट है। अब जो अकाउंटेबिलिटी इज इंटरैक्शनल बिकॉज इट डज नॉट अकर solely within the individual. It also institutional because individuals may be held accountable for their behaviors by institutions or by others in social situations as a member of any social group, gender, race, class. तो कहता है कि ये जो अकाउंटेबिलिटी है बेसिकली ये इंटरैक्शनल है, ठीक है। ये जो है ना सोलली मतलब जन्म नहीं लेता है, उसमें आपको एक इंटरेक्शन के जरिए कुछ ऐसी जिम्मेदारियां, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए आप अकाउंटेबल होते हो। दिस नोशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी मेक्स जेंडर डायनामिक बिकॉज व्हाट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉर मेन एंड वुमेन चेंजेस and is reproduced over time and is reproduced differently depending on context. तो इसमें बेसिकली जो अकाउंटेबिलिटी है, इस कॉन्सेप्ट में ये बात बताई जा रही है कि जो जेंडर है ना वो यहाँ पर डायनामिक प्रूफ होता है। वो डायनामिक किस तरह प्रूफ होता है कि अगर एक फीमेल है वो मेल्स के साथ रह रही है तो लाजमी बात है उसकी जो एटीट्यूड या उसकी जो बिहेवियर या डीलिंग्स है वो मेल्स की तरह हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये जेंडर को इस तरह जो है ना डायनामिक बताया जा रहा है। सेक्स एंड सेक्स कैटेगरी, अब ये दो अलग चीजें हैं, ये भी कॉन्सेप्ट के अंडर आती हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर के। इसमें क्या होता है कि वेस्ट और जिमरमैन गिव दिस डेफिनेशन ऑफ सेक्स इन देयर पेपर डूइंग जेंडर। वेस्ट और जिमरमैन ने जो डूइंग जेंडर अपना पेपर लिखा था उसमें उन्होंने कहा था कि सेक्स इज determination made through the application of socially agreed upon biological criteria for classifying persons as females and males. The criteria for classification can be genitalia at birth or chromosomal typing before birth, and they do not necessarily agree with one another. तो इसमें बेसिकली जो सेक्स की डेफिनेशन दी गई है वो ये कि सेक्स जो है वो बाय बर्थ मिलता है, इवन के बर्थ से बिफोर मिलता है। वो जो है जेनिटेलिया की बेस पे बनाया जाता है, उसके जो क्रोमोसोम्स जिस टाइप के होते हैं उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि उसका सेक्स क्या है। द डिफरेंशिएशन बिटवीन जेंडर एंड सेक्स डिड नॉट अराइज अंटिल द लेट 1970s। तो ये डिफरेंस जो है 1970 तक का डिफरेंस जो है वो डिफरेंस माना ही नहीं जा रहा था। When researchers began using gender and sex as two separate terms, with gender referring to one's self-identity and sex referring to one's chromosomal makeup and sex organs. तो इसमें ये बात कह रहा है कि जो सेक्स है वो बेसिकली 1970s के बाद जेंडर का टर्म यूज होने लगा। जेंडर का टर्म बेसिकली वंस सेल्फ आइडेंटिटी के लिए यूज होता था। अब जो सेक्स था वो बेसिकली बायोलॉजिकल क्रोमोसोम्स के हिसाब से यूज होता था। ये 1970s के बाद जो है ना ये सेक्स से फिर जेंडर में चीजें तब्दील हुई हैं। वेस्ट एंड जिमरमैन आल्सो गिव अ डेफिनेशन ऑफ सेक्स कैटेगरी। उन्होंने सेक्स कैटेगरी को भी बताया है। अचीव्ड थ्रू एप्लीकेशन ऑफ द सेक्स क्राइटेरिया। जो सेक्स कैटेगरी है वो बेसिकली अचीव की जाती है सेक्स क्राइटेरिया के थ्रू, बट इन एवरीडे लाइफ categorization is established and sustained by the socially required identificatory displays that proclaim one's membership in one or the other category. Sex category is applied to a person in everyday life through commonly recognized cues that are not necessarily fulfilling biological criteria of sex. Basically ये जो sex category है ना ये आपकी performance based पे होता है कि आप डेली बेसिस पे क्या चीजें परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर आपकी सेक्स कैटेगरी बनती है। सेक्स कैटेगरी आपकी डे टू डे एक्टिविटीज यानी कि जो आप क्यूज रिकॉग्नाइज करते हैं उस हिसाब से जो है ना फिर आपको जो है ना एक कैटेगरी में डाला जाता है कि आप किस सेक्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं।
अब एप्लीकेशंस ऑफ जेंडर परफॉर्मेंस। अब जेंडर परफॉर्मेंस कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, ये भी सोशल कंस्ट्रक्शन के अंदर ही आता है कि जो जेंडर जब सोशल कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो फिर उसको परफॉर्म किस तरह किया जाता है। द टर्म जेंडर परफॉर्मेटिव वाज फर्स्ट coined in American philosopher and gender theorist Judith Butler 1919 book Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity. In scrutinizing gender, Butler introduced a nuanced perception in which she unites the concept of performity and gender. In chapter 1 of the text, Butler introduces the unification of terms gender and performativity in stating that gender proves to be performance, that is, consisting the identity it is purported to be. In this sense, gender is always a doing, though not a doing but by a subject who might be said to pre-exist the deed. तो ये जो है उसने जेंडर परफॉर्मेसिटी के बारे में जूडिथ बटलर ने कहा है कि परफॉर्मेटिव किस तरह अप्लाई होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि जो जेंडर कॉन्सेप्शंस हैं वो डेवलप कैसे हुए हैं, इसके बारे में डिफरेंट परसेप्शंस हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है कि जो सोशली जेंडर का जो परसेप्शन क्रिएट हो रहा है वो बेसिकली किस तरह हो रहा है, उसमें जो सबसे पहला आता है वो आती है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ये कहती है कि सोशल कॉग्निटिव थ्योरी डिस्क्राइब्स हाउ जेंडर कॉन्सेप्शंस आर डेवलप्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड अक्रॉस द लाइफ स्पेन। वो कहती है कि कैसे जेंडर अपना जो है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी बेसिकली इस पे बुनियाद करती है कि कैसे जेंडर कॉन्सेप्शंस जो है वो डेवलप हुए हैं और ट्रांसफॉर्म हुए हैं अक्रॉस द लाइफ स्पेन। द सोशल कॉग्निटिव थ्योरी व्यूज जेंडर रोल्स एज सोशली कंस्ट्रक्टेड idea that are obtained over one's entire life. The gender roles are repeatedly reinforced through socialization. Basically, social cognitive theory ये है कि आप अपनी पूरी लाइफ के जरिए जो कुछ सीखते हैं अपने जेंडर के बारे में, तो उस तरह जो है आपका एक माइंड बन जाता है, उस तरह जो है आपकी एक सोच डेवलप होती है और उसमें मेन रोल जो है वो सोशलाइजेशन प्ले करती है। उसके बाद है जेंडर बेस्ड हरासमेंट। It is very important for gender based harassment to occur throughout the academic year of a person's life. This serves as a form of gender boundary policing. People who identify as women are expected to conform to stereotypical gendered appearance, as are people who identify as male. Students regularly take part in policing gender boundaries through bullying. अब इसमें से अगर हम बात करें जेंडर हरासमेंट की, तो वो बेसिकली बता रहा है कि ये जो जेंडर हरासमेंट है वो स्कूल्स अपनी मतलब इब्तदाई लेवल पे शुरू हो जाती है। अगर हरासमेंट के हिसाब से सोशल कंस्ट्रक्शन को देखा जाए तो वो इस तरह होता है कि जो बुलिंग होती है, यानी कि अक्सर यूनिवर्सिटीज में किस तरह होता है कि जो बुलिंग की जाती है वो ज्यादातर लड़के करते हैं, बॉयज जाके करते हैं, और बॉयज जो है वो मेल और फीमेल दोनों की जाकर के जो है ना बुलिंग करते हैं। लेकिन कि जबकि फीमेल्स जो है वो जाकर के जस्ट फीमेल्स की ही बुलिंग करती हैं, और उसके अलावा जो फीमेल्स हैं वो बेसिकली इमोशन बेस्ड पे जो है ना टॉर्चर करती हैं, जबकि मेल्स जो है वो फिजिकली भी टॉर्चर करती हैं। तो इसमें बेसिकली जो है ना ये चीजें बताई गई हैं हरासमेंट में। उसके बाद है एडोलसेंट व्यू ऑफ एडल्टहुड। Young women believe that they want to be mothers and wives. The choice of professions and future goals can be inherently flawed by the gender constraints. अब इसमें बेसिकली ये बात कही गई है, ये जो कॉन्सेप्ट है एडोलसेंस व्यू ऑफ एडल्टहुड, उसमें ये है कि जेंडर इस तरह कंस्ट्रक्ट होता है कि एक फीमेल जो है वो अपनी एडल्टहुड से ही इरादा कर लेती है कि उसने आगे जाकर के एक बीवी बनना है, एक माँ बनना है, इस तरह के रोल जाकर के उसने आगे जाकर परफॉर्म करने हैं, तो वो अपने जो प्रोफेशंस हैं वो भी उसी तरह के अडॉप्ट करती है।
तो इसमें बेसिकली ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। उसके बाद है डिप्रेशन। अब डिप्रेशन, नेक्रिफ और स्यूसन explain in their article pubertal timing depression and externalizing problems। अब इसमें यह कहा गया है, इन दोनों ने कहा है, नेग्रिफ और स्यूसमैन ने, कि कोई भी जो हार्मोन्स जब इंसान के अंदर पैदा होते हैं, जब वो बलूगत की तरफ जाता है, तो वही हार्मोन्स डिप्रेशन के टाइम भी पैदा होते हैं। तो इसमें यह बात होती है कि जिसमें हार्मोन ज्यादा पैदा हो रहे हैं तो उसमें जो अपनी गुस्सा वगैरह है वो भी उस हिसाब से बढ़ रहा है, उसमें एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ रहा होता है। तो उसके बारे में कहता है, द सेम हार्मोन्स दैट इंक्रीज ड्यूरिंग puberty are also related to depression and aggressive tendencies. Higher level of testosterone are associated with increased aggression in boys and girls, where higher estrogen for girls is associated with increased depressive symptoms. The gender differences observed may not just be due to the cultural expectations, but rather a biological function of the sex the individual are born with। तो यहाँ पर वो कहता है कि जो जेंडर डिफरेंसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ कल्चरल एक्सपेक्टेशन पर ही मुश्तमिल नहीं है, बल्कि बायोलॉजिकल फंक्शंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उसके बाद है बॉडी इमेज। देयर आर मेनी डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट बॉडी इमेज, इंक्लूडिंग सेक्स, मीडिया, पेरेंटल रिलेशनशिप एंड puberty as well as weight and popularity। अब इसमें क्या होता है, द intersectionality of these factors causes individualistic experiences for adolescents during this period within their lives. As their body changes, so does the environment in which they live in. Body image is closely linked to psychological well-being during adolescence and can cause harmful effects when a child has body dissatisfaction। उसके बाद एजुकेशन का रोल आता है। एजुकेशन में जो सिलेबस वगैरह पढ़ाया जाता है, जिस तरह की चीजें उनको बताई जाती हैं, तो उस हिसाब से सोसाइटी जो है वो जेंडर को कंस्ट्रक्ट करती है। उसके बारे में एक रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू द 1994 रिपोर्ट इंटेलिजेंस nouns and unknowns by an American Psychological Association, कहता है कि most standard tests of intelligence have been constructed so that there are no overall score differences between females and males। यानी कि इस तरह के कोर्सेज डेवलप किए जा रहे हैं जो कि मेल और फीमेल में कोई भी डिफरेंस पैदा ना करे। उसके बाद मीडिया का रोल है। मीडिया में जो है जेंडर को जिस तरह प्रेजेंट किया जाता है उसी तरह प्रैक्टिकल लाइफ में जेंडर को लिया जाता है। तो इसमें कहता है कि सोशल जेंडर कंस्ट्रक्शन इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया। इन द 21st century modern technology is abundant in developed countries। in 2018 roughly 42% of twins and teens experience feeling of anxiety when not near their phones। तो एक तजुर्बा किया गया कि तकरीबन 2018 में 42% जो है, मतलब टीन एजेस के लोग जो है वो एंजाइटी फील कर रहे थे जब उनके पास मोबाइल नहीं था। There is a growing amount of teens that spend an average 6.5 hours on media daily। अब एवरेज 6.5 घंटे जो है वो लोग मीडिया पे गुजार रहे हैं। This data reflects how much of the teenagers' personality is dependent on media। ये डेटा बताता है कि लोग किस कदर मीडिया पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। मीडिया इन्फ्लुएंसिंग जेंडर कंस्ट्रक्शन कैन बी सीन इन एडवर्टाइजिंग, सोशल नेटवर्किंग, मैगजीन्स, टेलीविजन, म्यूजिक एंड म्यूजिक वीडियोस। उसके बाद है प्रमोशन ऑफ सोशल चेंज, कि सोशल चेंज को मुआशरे में किस तरह हिस्टोरिकली प्रमोट किया गया है। तो सबसे पहले है सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट शुरू हुई जिन्होंने क्या किया कि सोसाइटी में रोल को चेंज किया। उसके बाद कुछ लेजिस्लेशंस किए गए, लेजिस्लेशन की बेसिस पे जेंडर के रोल को तब्दील किया गया, जेंडर्स को राइट दिया गया। उसके बाद सोशल चेंज रैलीज ऑन एन अंडरस्टैंडिंग। अब कुछ रैलियां निकाली गई, उसका मकसद ये था
कि जेंडर इनइक्वालिटी को बताया जाए, उसकी जो रूट काजेज हैं वो समझाई जाए। उसके बाद थ्रू आउट हिस्ट्री women have fought for their rights regarding various issues. One of the most significant revolutionary of this century is the feminist movement. अब थ्रू आउट जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स चली हैं उन्होंने भी जो है चेंज किया है। उसके बाद फेमिनिस्ट वेव्स, अब तो फोर्थ वेव चल रही है, लेकिन फर्स्ट जो 3 वेव्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा तब्दीली लाई। उन्होंने हर एक का एक अलग मकसद था, उन्होंने उस पर राइटिंग्स की, उन्होंने जो है अपने मकसद को पूरी दुनिया में फैलाया, तो इन्होंने सोशल चेंज लाया। उसके बाद फेमिनिस्ट मूवमेंट्स चली, was not only about fighting for women's right but more essentially about earning recognition and respect from the general public, acknowledging the fact that they are not inferior than men and thus deserving to be treated equally and granted fair opportunities. Feminism emerged and started to challenge the idea that a woman's appropriate place was confined to that of the domestic and private sphere. Over the time, उसके बाद फिर क्या हुआ, जब ये मूवमेंट्स भी चली, liberalized with regard to gender roles. Men and women attitude have becoming more liberalized with regard to gender roles. Men and women are agreeing on a more egalitarian responsibility distribution within the family sphere. They are also in agreement that women should and can have roles in the public spheres, especially in leadership positions. अब तो women को leadership position पे भी लाया जा रहा है, and that men can have and involved roles in the private and domestic spheres. These markers of increasingly liberalized attitudes toward gender role indicate the trajectory of social change in terms of what is deemed normative. उसके बाद रिसर्च मेथड्स हैं। अब सोशल कंस्ट्रक्शन की जो जेंडर की जो रिसर्च मेथड्स हैं वो कौन से फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहला मेथड है इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस टेक्निक यूज की जाती है कि जेंडर की चेंजिंग को किस तरह देखा जाए। उसके बाद अगले नंबर पे एक्सेप्टेंस यूज होता है। एक्सेप्टेंस भी एक रिसर्च का मेथड है, इसमें सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर पर रिसर्च की जाती है। उसके बाद जेंडर डाइकोटोमी देखी जाती है। सोशल कंस्ट्रक्ट आर्ग्यू दैट द जेंडर डाइकोटोमी इज सो इनग्रेन्ड दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर रिसर्च फाइंडिंग्स टू रिमेन अनइफेक्टेड बाय इट। तो जेंडर डाइकोटोमी इतनी मतलब के इन्वॉल्व हो चुकी है कि इसको निकाला नहीं जा सकता। उसके बाद इथनोग्राफिक एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। अब इथनोग्राफिक चीजों की और लॉन्गिट्यूडनल की स्टडी की जाती है, जिसमें सोशल कंस्ट्रक्शन का पता चलता है कि पास्ट में किस तरह हो रहे थे और वो फिर किस तरह इवॉल्व हुए और आज फिर उस पर किस तरह हो रहे हैं। उसके बाद क्वालिटेटिव रिसर्च की जाती है। क्वालिटेटिव रिसर्च के जरिए जो है सब्जेक्टिवली देखा जाता है। उसके बाद क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव में ऑब्जेक्टिवली देखा जाता है। हालांकि क्वांटिटेटिव का जो डेटा है वो ज्यादा कन्विंसिंग है इस रिसर्च में। ये जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर है इसमें क्वांटिटेटिव की रिसर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव की। थैंक यू। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो।